किताब का नाम है द 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल। इस किताब के बारे में बताऊं तो 25 मिलियन कॉपीज बिक चुके हैं वर्ल्ड वाइड। ओवर 25 मिलियन कॉपीज सोल्ड, ये बुक के ऊपर लिखा हुआ है। पब्लिश्ड इन 1989, 1989 में ये पब्लिश हुआ था। और इस मीटिंग में जितने लोग बैठे हुए हैं, उनमें से कई लोग होंगे उस ईयर, मतलब उस समय उनका जन्म भी नहीं हुआ था। तो इतना पुराना किताब है। इस किताब को ट्रांसलेट किया गया मोर देन 40 लैंग्वेजेस में, 40 अलग अलग भाषाओं में ट्रांसलेट किया गया। ये किताब हमको 7 की हैबिट्स सिखाती है, जो एक व्यक्ति को सफल होने में बहुत जरूरी है और उनके लक्ष्य के करीब जाने में और अपने लाइफ को एक पसंद की जिंदगी जीने में मदद करती है। तो उन प्रिंसिपल्स को आउटलाइन करती है, उन हैबिट्स को आउटलाइन करती है। तो ये बुक सक्सेस प्रिंसिपल्स के ऊपर बुक है। एंड एक एक प्रिंसिपल्स के बारे में हम डिटेल में जानेंगे आगे के स्लाइड्स में। तो शुरू करने से पहले 7 प्रिंसिपल्स या 7 हैबिट्स जानने से पहले हमें ये जानना जरूरी है कि हमारे लाइफ में डिफरेंट फेज रहते हैं। पहला जो फेज रहता है वो डिपेंडेंस फेज रहता है। डिपेंडेंस फेज यानी कि आप सोच के देखिए कि आप जब बहुत छोटे थे कि या आपके सामने एक बेबी का बर्थ हुआ, तो बेबी कितना डेलिकेट रहता है। एंड वो बेबी बचेगा या नहीं बचेगा वो माँ बाप के हाथ में रहता है, वो नर्स के हाथ में रहता है, वो बेबी को इंजेक्शन देना पड़ता है। तो दैट इन्फेंट, दैट बेबी इज फुल्ली डिपेंडेंट ऑन एक्सटर्नल सिचुएशन, एक्सटर्नल एनवायरमेंट एंड बाहर के लोगों के ऊपर डिपेंडेंस रहता है उस बच्चे का, उस इन्फेंट का। तो इसको हम बोलते हैं यू यानी कि यू आर रिस्पॉन्सिबल। आप सोचिए, थोड़ी देर के लिए सोच लीजिए कि आप वो बेबी है जो आज ही आपका जन्म हुआ। तो आप पेरेंट्स को क्या बोल रहे हैं? यू आर रिस्पॉन्सिबल। कल मैं बचूंगा या नहीं बचूंगा, तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल आप हो। आप मेरे मम्मी हो, आप मेरे पापा हो, आप नर्स हो। आप ही को मुझे बचाना है, आप ही को मुझे खाना देना है टाइम टू टाइम, आप ही को मुझे दूध पिलाना है। तो यू आर रिस्पॉन्सिबल, इसको बोलते हैं डिपेंडेंसी, फुल्ली डिपेंडेंट। तो ये पहला फेज होता है सबके लाइफ का। धीरे धीरे जब वो बच्चा पलता है, बड़ा होता है, पेरेंट्स उसको खाना खिलाना सिखाते हैं, वो चलने लगता है, पहले क्रॉल करता है, फिर धीरे धीरे अपने पैरों में खड़ा होता है, फिर चलते चलते गिरने लगता है, फिर सब कुछ वो धीरे धीरे सीखता है। फिर स्कूल में जाता है, जैसे स्कूल में जाता है, एजुकेशन लेता है, धीरे धीरे उसके माइंड में आता है कि मैं भी इंजीनियर बनूं, मैं भी डॉक्टर बनूं, मैं ये कर सकता हूँ, मैं इसके लिए काबिल हूँ, मेरे अंदर ये स्किल्स है, ये टैलेंट्स है। उसको उसके अंदर में ख्याल आता है कि आई कैन डू इट। तो यू से ये आई वाला फीलिंग में कन्वर्ट हो जाता है। इसको बोलते हैं मूविंग फ्रॉम डिपेंडेंस फेज टू इंडिपेंडेंस फेज। इंडिपेंडेंस मतलब मैं कर सकता हूं, मैं वाला फीलिंग आ जाता है, मैं कर सकता हूं। तो यू से आई में कन्वर्ट हो गया। एंड इस विक्ट्री को जो बोलते हैं वो होता है प्राइवेट विक्ट्री। मतलब मैं खुद से जीत हासिल कर लिया, मैंने सक्सेस हासिल किया, मैं इंजीनियर बना, मैं डॉक्टर बना, मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट बना, कोई भी प्रोफाइल हो सकता है। तो इस तरह से ये पहला फेज हो गया प्राइवेट विक्ट्री का। जो सेकंड फेज है वो है पब्लिक विक्ट्री का। वो होता है इंडिपेंडेंस से इंटरडिपेंडेंस। जब हम इंडिपेंडेंट हो जाते हैं, पढ़ लिख लेते हैं, नौकरी करने लगते हैं या बिजनेस करने लगते हैं, तो कुछ सालों बाद लगता है कि अकेले इंसान बहुत कुछ नहीं कर सकता। हम एक दूसरे को मदद करते हुए, एक दूसरे के साथ नेटवर्क करते हुए हम जिंदगी में कुछ बड़ा कर सकते हैं। अकेले चलेंगे तो फास्ट जाओगे, जल्दी पहुंचोगे, लेकिन आपको अगर लंबा जाना है, आपका जर्नी काफी लंबा है, तो बहुत सारे लोगों के
साथ में रहना पड़ेगा, नहीं तो जर्नी के बीच में ही आप थक जाओगे। तो आपको फास्ट जाना है और कम दूरी तक जाना है, या लंबा जाना है और बहुत सारे लोगों को साथ में लेकर जाना है। तो ये इंडिपेंडेंस से इंटरडिपेंडेंस फेज के जो कन्वर्जन को बोलते हैं पब्लिक विक्ट्री। तो इसके बारे में हम डिटेल जानेंगे और हम इसका क्वेश्चंस वगैरह बाद में ले लेंगे। नेक्स्ट स्लाइड में बढ़ते, पहले हम शुरू करते प्राइवेट विक्ट्री। प्राइवेट विक्ट्री यानी कि यू से आई में कन्वर्ट करना। यू आर रेस्पॉन्सिबल से आई एम रेस्पॉन्सिबल, ये जो विक्ट्री होता है इसको बोलते हैं प्राइवेट विक्ट्री। तो इसमें स्टीफन कोवी 3 हैबिट्स बताते हैं प्राइवेट विक्ट्री में। हैबिट नंबर 1 ये हो गया बी प्रोएक्टिव। प्रोएक्टिव का मतलब अपना रेस्पॉन्सिबिलिटी, अपने कर्मों का रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद को लेना है, खुद को जिम्मेदारी देना है, किसी और को जिम्मेदारी नहीं देना है। कई बार होता है कि हम बाहर के लोगों को, उन सिचुएशंस को, उन सर्कमस्टेंसेस को ब्लेम करते रहते हैं जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, और हम दुखी होते रहते हैं कि ये मेरे साथ क्यों हो रहा है। हम ये नहीं देखते कि मैं क्या कर सकता हूं। मैं लोगों को नहीं बदल सकता, मैं मौसम को नहीं बदल सकता, मैं कोविड को नहीं हटा सकता। सिचुएशंस मेरे हाथ में नहीं है, लोगों का बिहेवियर मेरे हाथ में नहीं है, सर्कमस्टेंसेस मेरे हाथ में नहीं है। मेरे हाथ में है, वो मुझे कंट्रोल करने की जरूरत है। तो आगे वाले स्लाइड में देखते हैं, उसे डिटेल में स्टडी करते हैं। तो कुछ सर्कल्स बताते हुए स्टीफन कोवी ने समझाया कि 3 सर्कल होते हैं। एक हो गया सर्कल ऑफ कंट्रोल, दूसरा जो सर्कल हो गया सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस, और तीसरा जो सर्कल हो गया वो हो गया सर्कल ऑफ कंसर्न। हम क्या करते हैं कि ज्यादातर वो कंसर्न वाले सर्कल पे ध्यान देते हैं। कंसर्न माने आपके सारे प्रॉब्लम्स यहाँ पे कंसर्न। कंसर्न में क्या है? पॉलिटिकल इश्यूज, न्यूज, कोरोना, अभी H3N2 का चल रहा है, वो भी कंसर्न है। नेचुरल डिजास्टर, अदर पीपल्स बिहेवियर, और सब्जियों के दाम बढ़ रहे, पेट्रोल का दाम बढ़ रहा है। तो ये सारे हो गए कंसर्न्स। तो आप सोच के देखिए, ये कंसर्न को आप कंट्रोल कर सकते हैं क्या? आपके हाथ में है क्या? ये सोचना आपको है। दूसरा हो गया सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस। सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस में आपका हेल्थ, आपका एटीट्यूड, आपका स्लीप, आप कितने घंटे टेंशन फ्री सोते हो, 6 से 8 घंटे की नींद, आपका बिहेवियर, आप किन चीजों को खरीदना पसंद करते हो, आप किन किताबों को पढ़ते हो, ये आपके कंट्रोल में है। और जो छोटा सर्कल है, ये सर्कल ऑफ कंट्रोल, जो आप अभी कंट्रोल कर रहे हो, आप अभी जो जो काम कर रहे हो वो आपके कंट्रोल में है। लेकिन ये सर्कल ऑफ कंट्रोल को बढ़ाना है और सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस के क्लोजर, करीब लेकर जाना है, और सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस को भी बढ़ाना है। सर्कल ऑफ कंट्रोल को बढ़ाएंगे और सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस के करीब लेकर जाएंगे तो सर्कल ऑफ कंसर्न ऑटोमेटिक कम हो जाएगा। A+B=C। सी मेरे कंट्रोल में नहीं है, लेकिन ए और बी को चेंज करे, ए और बी को लेकर आए तो सी हो जाएगा ना। H2+O2=H2O। H2O चाहिए तो H2 और O2 पर काम करने की जरूरत है। तो आपके कंट्रोल में क्या है, आप उसे देखिए। आप अंदर की दुनिया को आपको बदलना है। बोलते हैं बाहर की दुनिया अंदर की दुनिया का एक मिरर इमेज है। आउटर वर्ल्ड इज द रिफ्लेक्शन ऑफ इनर वर्ल्ड। एक एग्जैक्ट रेप्लिका होता है। आपको दूसरे की आंखों में वही नजर आता है जो आप सोच रहे होते। आप आपके अंदर एक जो बोलते हैं ना लॉ ऑफ अट्रैक्शन, आप जैसे सोचते हैं उसी तरह के लोगों को आप अट्रैक्ट करते हैं। एक रिपल इफेक्ट क्रिएट होता है पूरे ब्रह्मांड में, पूरे गैलेक्सी में, एंड वो सारे
एटम्स, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स जो भी बोलते हैं, वो सारे इकट्ठे हो जाते हैं वो चीज आपको दिलाने में। अगर आपने सीक्रेट मूवी देखा होगा तो सारे चीज आपके कंट्रोल में है। कौन किताब पढ़ना आपके कंट्रोल में, आप डिसाइड कर सकते हो। सुबह उठ के एक्सरसाइज करना आपके कंट्रोल में है। सुबह उठ के स्ट्रेंजर सीक्रेट ऑफ द वर्ल्ड सुनना आपके कंट्रोल में है। किससे दोस्ती करना, किससे दोस्ती नहीं करना आपके कंट्रोल में है। ये सारे चीजें जब आपके कंट्रोल में है तो हमें इन चीजों पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए। बाकी कंसर्न वाला जो रेड पोर्शन है वो ऑटोमेटिक डाइल्यूट हो जाएगा, उसके ऊपर हमारा नजर जाएगा ही नहीं, उसके ऊपर हमारा नजर जाएगा ही नहीं। तो हमें ज्यादा ध्यान देना है, सर्कल ऑफ कंट्रोल को बढ़ाए और सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस को भी बढ़ाए। सर्कल ऑफ कंट्रोल और सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस के बीच में जो गैप दिख रहा है येलो कलर, ये गैप को हमको मिनिमाइज करना, कम करना है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हैबिट 2, ये भी प्राइवेट विक्ट्री का एक हैबिट है। बिगिन विद द एंड इन माइंड। तो स्टीफन कोवी बोलते हैं कि हमें एक लॉन्ग टर्म गोल को पकड़ना जरूरी है। लंबा सोचने के लिए बड़ा सोचना जरूरी है। बड़ा सोचने के लिए उस चीज को लगातार उस ऐसे माहौल में खुद को डालना जरूरी है, ऐसे सिस्टम में खुद को डालना जरूरी है। बोलते हैं ना, यू कैन नॉट चेंज योर थिंकिंग बट यू कैन चेंज योर एसोसिएशन। यू कैन डिसाइड व्हाट बुक्स टू रीड एंड whom टू एसोसिएट। किन लोगों के साथ आपको दोस्ती करना है, कौन सी किताब आपको पढ़नी चाहिए, ये डिसीजन आपका है। तो हम एंड रिजल्ट को देखते हैं। एंड रिजल्ट को देखते हुए माने अगर आपको छत पर जाना है तो आपका माइंड में रहेगा हमेशा कि छत पर मुझे पहुंचना है। उसके बाद आपका जो ध्यान रहता है, इमीडिएट जो ध्यान रहता है वो उस स्टेप्स के ऊपर है, एक एक स्टेप्स के ऊपर आपका ध्यान रहता है। लेकिन मेंटली आप छत पर, टेरेस पर पहुंच चुके हैं। आप जब एक लैडर चढ़ते हो, आपको ऊपर दिख नहीं रहा है कि कहां तक जा रहा है ये लैडर। आप चढ़ना शुरू करोगे, नहीं करोगे ना। उसी तरह से जब एंड दिखता है या नहीं दिख रहा है, हेजी दिख रहा है, तो अपने ड्रीम को क्लियर कीजिए, क्योंकि जो दिखेगा उसी को आप पकड़ लेंगे। उसको बोलते हैं विजन। एक होता है आईसाइट, एक होता है विजन। आईसाइट मतलब आंखों का होना, एंड कई लोगों का तो आंख नहीं है लेकिन फिर भी वो कंपनी के सीईओ बन गए। उन सीईओ का मुझे नाम नहीं पता, बट हैदराबाद में एक सीईओ है जिनकी आंखें नहीं है, इज कंप्लीटली ब्लाइंड, बट वो इतने विजनरी है कि आंखें नहीं होते हुए भी उन्होंने इतना बड़ा अचीवमेंट कर दिखाया। तो आई साइट और विजन में फर्क है। मैं बात कर रहा हूं विजन की, मैं बात कर रहा हूं लॉन्ग टर्म सोचने की। एंड विजन 1 साल 2 साल का नहीं होता है, विजन कम से कम 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल। ये विजन ही आपको जर्नी को एंजॉय करने में हेल्प करेगा। ये विजन ही जब आप डाउन फील करेंगे, जब आप रिजेक्टेड फील करेंगे, जब आपको लीड्स नहीं आ रहे, आप बहुत मेहनत कर रहे, आपके लाइक्स नहीं आ रहे, सब्सक्राइबर्स नहीं आ रहे, ये विजन ही आपको आगे बढ़ने में मोटिवेट करते रहेगा हर एक क्षण, हर एक क्षण। क्योंकि ये सारे मोमेंट्स, ये तो जर्नी है, ये तो पार्ट ऑफ द गेम है। जब अंदर से हार्ट बीट फ्लैट नहीं होता है तो लाइफ इज नेवर स्मूथ, लाइफ इज नेवर फ्लैट एंड लाइफ इज नेवर सेटल्ड। अगर वो सेटल्ड हो जाता तो उसको डेथ बोलते हैं। तो प्रोग्रेशन, प्रोग्रेसिव रियलाइजेशन, प्रोग्रेस करते रहने को ही सक्सेस बोलते। तो लॉन्ग टर्म गोल को फिक्स कीजिए और धीरे 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 प्रोग्रेस कीजिए। एक एक प्रोग्रेस, एक एक प्रोग्रेस आपके अंदर एक बिलीफ ऐड करेगा, आपके अंदर बिलीफ को दुगना तिगुना करेगा और आप बहुत जल्दी उसके करीब आप पहुंच जाते हो, अपने गोल के करीब। सो बिगिन विद द एंड इन माइंड। हैबिट नंबर 3, ये भी प्राइवेट विक्ट्री का एक हैबिट है। पुट फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट। पहले जो करना चाहिए उसे पहले करें। कई बार क्या होता है, जो बाद में करना चाहिए उसे हम पहले करते हैं और जो पहले करना चाहिए वो छूट जाता है। क्योंकि 24 आवर्स
तो भगवान ने सबके लिए लिमिट कर दिया है। मुकेश अंबानी के बाद पास भी 24 आवर्स है, मेरे पास भी 24 आवर्स है, आप सभी के पास 24 आवर्स है। वही 24 आवर्स में कोई महीने का करोड़ों कमा रहा है, एंड वही 24 आवर्स में कोई महीने का 5,000 कमा रहा है, 1,000 कमा रहा है। तो इससे हम ये सीखते हैं कि टाइम को किस तरह से मैनेज किया जाए। और सच बताऊं तो टाइम मैनेजमेंट कुछ नहीं होता है, उसको बोला जाता है एक्टिविटीज मैनेजमेंट, प्रायोरिटीज मैनेजमेंट। तो नेक्स्ट स्लाइड में हम डिस्कस करेंगे अपने एक्टिविटीज या प्रायोरिटीज को किस तरह से मैनेज किया जाए। यस, तो स्टीफन कोवी बताते हैं, एक मैट्रिक्स का हेल्प लेकर बताते हैं। वो मैट्रिक्स मैं आपके सामने रखा हूं, तो इसे बहुत ध्यान से समझना जरूरी है कि अर्जेंट और इम्पोर्टेंट, अर्जेंट क्या होता है और इम्पोर्टेंट क्या होता है। कई बार हम सोचते हैं कि ये दोनों वर्ड्स में हम कंफ्यूज हो जाते हैं। इंपॉर्टेंट को अर्जेंट समझने लगते हैं, अर्जेंट को इंपॉर्टेंट समझने लगते हैं। तो कुछ सवाल यहाँ पे मैं पूछूंगा आपसे। मान लेते हैं कि किचन में दूध उफन रहा है, आप दूध चढ़ाकर आए, बेडरूम में पहुंच गए, तो आपको जो दूध उफन रहा है आपको स्मेल आने लग गया। तो ये तुरंत उठ के गैस को बंद करना, गैस के नॉब को बंद करना, ये अर्जेंट है या इंपॉर्टेंट है? थोड़ा सा चैट में बताएंगे। ओके, कुछ लोगों ने इंपॉर्टेंट बताया है, बट 90% लोगों ने अर्जेंट आंसर दिया, एंड इसका सही आंसर है अर्जेंट है। देखिए, इंपॉर्टेंट वो होता है जो आपको अपने लक्ष्य के करीब लेकर जाता है। वो दूध उफने, बच्चा रोए, बच्चा बीमार है, वो सब अर्जेंट में जाता है। किसी का डेथ हो गया, वो भी अर्जेंट में जाता है, वो भी इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट सिर्फ और सिर्फ वो होता है जो आपको अपने लक्ष्य के करीब लेकर जाता है। ठीक है, मान लेते हैं कि वैसा ही सिचुएशन है, दूध उफन रहा है और कॉलिंग बेल बज रहा है और बॉस का कॉल आ गया। अब ये तीनों में से अभी मैं बोलूंगा कि बॉस का कॉल आ गया, ये इंपॉर्टेंट है या अर्जेंट है? थोड़ा सा चैट में बताएं। बॉस का कॉल रिसीव करना। यस, थोड़ा कंफ्यूजन है लोगों को। तो बॉस का कॉल अटेंड करना इंपॉर्टेंट है लेकिन अर्जेंट नहीं है। दूध उफन रहा है, बॉइलिंग मिल्क इज अर्जेंट बट नॉट इंपॉर्टेंट। तो सबसे पहले आपको वो काम करना है जो अर्जेंट है, भले ही वो इंपॉर्टेंट हो ना हो। ठीक है, सबसे पहले आपको वो काम करना है जो अर्जेंट है, भले ही वो इंपॉर्टेंट हो ना हो। अभी अर्जेंट में भी दो पार्ट आ जाता है, एक अर्जेंट एंड इंपॉर्टेंट, एक अर्जेंट एंड नॉट इंपॉर्टेंट। तो पहले क्या करें? पहले वो कीजिए जो अर्जेंट भी है और इंपॉर्टेंट भी है, फिर वो करे जो अर्जेंट है लेकिन इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर वो करे जो इंपॉर्टेंट है लेकिन अर्जेंट नहीं है, फिर वो करे जो इंपॉर्टेंट भी नहीं है, अर्जेंट भी नहीं है। तो क्वाड्रेंट वन बोल रहा है कि अर्जेंट एंड इंपॉर्टेंट डू इट, अब भी करना पड़ेगा तुरंत।
क्लोजिंग डेट है मार्च का 31 चल रहा है, क्लोजिंग है, अर्जेंट, ये लास्ट सेल बहुत इंपॉर्टेंट, नहीं तो आपका इंसेंटिव कट हो जाएगा। अर्जेंसी आ गया। बॉस का कॉल तब तक सिर्फ इंपॉर्टेंट था, लेकिन जब मैंने मार्च एंडिंग लास्ट डेट बता दिया, लास्ट सेल्स कॉल इतना का रेवेन्यू जनरेट करना है, तो इंपॉर्टेंट के साथ अर्जेंसी आ गया, है ना। तो इंपॉर्टेंट एंड अर्जेंट अभी तुरंत अटेंड करना पड़ेगा। उसके साथ साथ दूध भी उफन रहा है। बॉस का कॉल उठाए, तुरंत गए, उठाते उठाते क्लाइंट से बात करते करते आपने बंद कर दिया, ठीक है। उसके बाद कॉलिंग बेल बजा, आप किसी को डेलीगेट कर सकते हो। अर्जेंट है, इंपॉर्टेंट नहीं है, वाइफ है घर में, वाइफ को बोलिए प्लीज थोड़ा सा अटेंड कीजिए ना। अर्जेंट है बट इंपॉर्टेंट नहीं है, कॉलिंग बेल बज रहा है, अर्जेंट है, दूध वाला आया होगा, कुरियर वाला आया होगा, अर्जेंट है बट इट इज नॉट इंपॉर्टेंट, डेलीगेट कीजिए। आप कितना काम संभालोगे इकट्ठे। और जो नॉट अर्जेंट, नॉट इंपॉर्टेंट, शादी में जाना, बर्थडे पार्टी अटेंड करना, हर एक फ्रेंड्स के बर्थडे पार्टी अटेंड करना, तो वो अर्जेंट भी नहीं है, नॉट इंपॉर्टेंट नहीं, नॉट इंपॉर्टेंट भी नहीं है। तो वहां पर 7 बजे जाके बैठने से क्या फायदा, 9 बजे जाओ, 10 बजे जाओ, आपका स्वागत भी बढ़िया से होगा, खाना भी आराम से खाओगे। तो इन 4 चीजों को आपको ध्यान देना है। सबसे पहले आपको वो काम करना है अर्जेंट एंड इंपॉर्टेंट, जो आपके बदले कोई और रिप्लेस नहीं कर सकता, वो आप ही को करना है, अर्जेंट एंड इंपॉर्टेंट। उसके बाद आपको वो करना है अर्जेंट बट नॉट इंपॉर्टेंट। जैसे कि बॉस का कॉल आया, मंथ एंड क्लोजिंग है, और बच्चे को 103 डिग्री बुखार है, डॉक्टर के पास लेके जाना है। क्लाइंट का कॉल आ गया, बॉस कॉन्फ्रेंस में बात कराना चाहते क्लाइंट के साथ, मंथ एंड क्लोजिंग है, अगर आपने अटेंड नहीं किया तो आपका इंसेंटिव कट हो जाएगा। बच्चे को 103 डिग्री बुखार है, उसी समय वाइफ बोल रही है तुरंत डॉक्टर के पास चलना है। पहले क्या करेंगे बोलिए। बॉस कॉल और बेबीज हेल्थ। मोस्ट ऑफ देम आर रॉन्ग। बॉस कॉल इज अर्जेंट एंड इंपॉर्टेंट। 15 मिनट बात नहीं करके 5 मिनट में सल्टा दीजिए। बेबी ऐसा इमरजेंसी सिचुएशन थोड़ी है, 10 मिनट रुक जाएंगे, ऐसा क्रिटिकल सिचुएशन तो है नहीं। 10 मिनट में कॉल को सल्टा के फिनिश करके वाइफ को बोलना आप रेडी हो, अभी तुरंत निकलते। तो सबसे पहले वो कॉल अटेंड करना है क्लाइंट का, अर्जेंट एंड इंपॉर्टेंट, क्योंकि आपका ये लास्ट कॉल है, वो क्लाइंट मिस हो जाएगा, आपका इंसेंटिव कट हो जाएगा, ये आपके गोल के करीब लेकर जा रहा है। बच्चे का हेल्थ अर्जेंट है बट इंपॉर्टेंट नहीं है, वो इमोशनली आप कनेक्टेड है, लेकिन वो इंपॉर्टेंट नहीं है, आपके गोल्स के करीब नहीं लेकर जा रहा है। जो आपके गोल्स के करीब लेकर जा रहा है वही आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो शायद आप समझ गए होंगे, अगर समझे तो यस बोलिए। वाइफ सक्षम है। नो आई एम नॉट एग्री। यस नवीन जी एग्री। यस 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 यस। देखिए वो आप हो सकता है उस समय अगर बेबी 103 डिग्री बुखार नहीं होता तो आप आधा घंटा कॉल में लगाते, लेकिन अभी आप वो 5 मिनट 10 मिनट में कॉल को कंप्लीट कर रहे हैं। कॉल इज इंपॉर्टेंट एंड अर्जेंट। वाइफ पीट। तो इसमें एक डेलिकेट थिन डिफरेंस रहता है, तो ये आपको मार्क करना जरूरी है। तो सभी चीजें करना है, ठीक है, बट किसमें कितना ध्यान देना है
किसको हम अभी करें, किसको हम डेलीगेट कर दे, किसी को हम प्लान करें, हाँ, एंड किसको एलिमिनेट करें। एलिमिनेट करें, पार्टी, एंटरटेनमेंट, ये सब हम एलिमिनेट कर सकते हैं। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ जीरो करना, जीरो नहीं, बट काफी कम कर सकते हैं हम उसको। तो इस तरह से हम अपने प्रायोरिटीज को मैनेज करेंगे, अपने एक्टिविटीज को मैनेज करेंगे, तो टाइम मैनेजमेंट ऑटोमेटिक हो जाएगा। और अगर आप टाइम मैनेजमेंट करने बैठेंगे 7 से 8, ये 8 से 9, 9 से 10, 10 से 11, 11 से 12, आप जितने बार भी कोशिश किए होंगे, मैं बेट लगा के बोल सकता हूँ वो कभी पॉसिबल नहीं है उस तरह से अचीव करना। तो आपको प्रायोरिटीज मैनेज करना है, टाइम मैनेज नहीं करना है। प्रायोरिटीज मैनेज करेंगे तो टाइम मैनेजमेंट ऑटोमेटिक हो जाएगा। सो आगे बढ़ते हैं। पब्लिक विक्ट्री। अभी यू से आई हो गया, अब आई से वी, मतलब सबका साथ सबका विकास, उसके बारे में बात करेंगे। सो हैबिट 4, थिंक विन विन। सबकी जीत होनी जरूरी है। कार्यशाला में आकर मेरी भी जीत है, आप सभी की जीत है, पूरी डिजिटल आजादी टीम की जीत है। तो थिंक विन विन, इसको बोलते हैं इंटर डिपेंडेंस। वो गया कि खरगोश और कछुआ वाला जो कहानी था, स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस, उसके बाद वो कहानी टर्न लिया। तो खरगोश ने वो तो कछुए ने बोला कि चलो ये पानी से गुजरते हैं। तो कछुआ जीत गया, खरगोश हार गया, फिर पीछे रह गया। फिर कछुआ और खरगोश दोनों दोस्ती कर लिए। हाँ, तो जब जमीन था तो खरगोश ने कछुए को अपने कंधे पर बिठाया और दौड़ लगाया। और जैसे ही पानी आया तो कछुए ने खरगोश को अपने पीठ के ऊपर बिठाया और पानी पार कर गया। तो इसको बोलते हैं इंटर डिपेंडेंस। तो हम सभी का कुछ वीकनेस रहता है, कुछ स्ट्रेंथ रहता है। कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं है दुनिया में, परफेक्ट हो ही नहीं सकता। तो मेरा वीकनेस आपका स्ट्रेंथ है, आपका वीकनेस मेरा स्ट्रेंथ है। लेकिन जब कोलैबोरेट होके काम करते हैं, विन विन सिचुएशन में काम करते हैं, तो हम दोनों आगे बढ़ते हैं। एक टीम में काम करना जरूरी है, उसी को बोलते हैं थिंक विन विन। आगे बढ़ते हैं। हैबिट 5, सीक फर्स्ट टू अंडरस्टैंड देन टू बी अंडरस्टूड। हमारी एक आदत होती है कि हम रिप्लाई देने के लिए सुनते हैं। जैसे ही वो पूछता है, तुरंत रिप्लाई। तो रिप्लाई देने के लिए नहीं सुनना है, उस इंसान को समझना है। इसलिए मैं सुनता हूं, सुनना जरूरी है। बोलते हैं ना कि आप किसी इंसान को समझना चाहते हो अच्छे से, तो आप उनसे सवाल करो और उन्हें जवाब देने दो। जब आप सवाल करते हो तो आप उनके माइंड के अंदर तक पहुंचते हो कि उनके दिमाग में क्या चल रहा है। अगर आप जवाब देते हो तो आपका माइंड वो स्टडी कर लेता है कि आप कैसा सोच रखते हो। तो किसी से भी आप सवाल करो और उसे ध्यान से सुनिए। जब तक वो बोलता है उसे रोकना नहीं है। तो लिसन वेल, लिसनिंग में पावर होता है। जब हम सुनते हैं लोगों को तो उन्हें हम समझ पाते हैं। जब समझ पाते हैं तो हम उनको एक सॉल्यूशन देते हैं। जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर को बोलते हैं ये प्रॉब्लम। अब डॉक्टर को पता है ये दवाई देना है, लेकिन फिर भी 5, 10, 15 मिनट वो पेशेंस रख के, धीरज रख के हमारी एक एक बातों को सुनेगा। क्यों? क्योंकि हमें एक सेटिस्फेक्शन मिलता है कि कोई मेरी सुन रहा है। तो इससे हम लोगों के दिल को जीत सकते हैं। सो हैबिट नंबर 5, सीक टू अंडरस्टैंड
आप जब दूसरों को समझेंगे, आप जब उसको केयर करेंगे, तभी लोग आपको समझेंगे। पीपल डोंट केयर व्हाट यू नो अनलेस दे नो व्हाट यू केयर। लोगों को ये परवाह नहीं कि आप क्या जानते हो, आपने क्या पढ़ाई किया, क्या नॉलेज है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको लोगों के दिल तक पहुंचना, एक कनेक्शन बनाना है। सो केयर फॉर पीपल। पीपल डोंट केयर व्हाट यू नो अनलेस दे दे नो व्हाट यू केयर अबाउट। ठीक है, पहले हम उनका ख्याल रखें, तभी वो हमारा सुनेंगे। तब उनको लगेगा कि हाँ, ये इंसान अच्छा है, ये व्यक्ति अच्छा है। सो सीक फर्स्ट टू अंडरस्टैंड देन टू बी अंडरस्टूड। पहले लोगों को समझे, फिर लोग हमें समझेंगे। सो काफी बढ़िया पॉइंट है। इस पॉइंट पे हमें सभी को वर्क करना जरूरी है। लिसनिंग पावर को बढ़ाना जरूरी है। चलिए अब चलते हैं हैबिट नंबर 6, सिनर्जाइज। सिनर्जाइज मतलब यूनिटी में काम करना। हम देख रहे हैं कि ये छोटे छोटे चीटी एक यूनिटी में काम करते हैं, है ना। तो इन चीटी के तरह हमको एकजुट होना है। होता है यूनाइटेड वी स्टैंड, डिवाइडेड वी फॉल। अकेला इंसान जो नहीं कर सकता, वो हम एक एक दूसरे के साथ जब जुड़ जाए तो बहुत कुछ कर सकते हैं। हमारी जो पावर है वो बढ़ जाती है ना। एक कुत्ते के ऊपर पत्थर फेंकते हैं तो कुत्ता डर के भाग जाता है। एक मधुमक्खी के छत्ता के ऊपर पत्थर फेंको, वो सारी मधुमक्खियां मिलकर आपको खा जाएगी। आप फेंक सकते हो मधुमक्खी के छत्ते के ऊपर पत्थर? हिम्मत है किसी का? हिम्मत नहीं है। तो इसे बोलते हैं पावर ऑफ यूनिटी। इसे बोलते हैं एक सिनर्जी में काम करना। जब हम सिनर्जी में काम करेंगे तो हमारी स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी, हमारा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाएगा, हमारे अंदर से डर चला जाएगा। तो ये जो 3 पॉइंट मैंने बताया, ये है मूविंग फ्रॉम प्राइवेट विक्ट्री टू पब्लिक विक्ट्री। यानी कि इंडिपेंडेंस फेज से इंटरडिपेंडेंस फेज में हम जाते हैं, ये 3 हैबिट्स को यूज करके। अब सवाल ये उठता है कि 7th हैबिट फिर कहां से आया? 7th हैबिट, मोस्ट इंपॉर्टेंट हैबिट, उसे बोलते हैं रिन्यूअल। रिन्यूअल। अभी हमें सारे चीजों को रिन्यू करना है। शार्पेन द सॉ। हम सीख लेते हैं और वही काम करते रहते, ये सोचते हैं कि बस हो गया, जो करना था मैंने कर लिया। एंड अपने थॉट्स को हम फिर से री इन्वेंट नहीं करते हैं। अपने फिजिकल, इमोशनल, मेंटल बैलेंस को हमेशा शार्पनिंग करना है। शार्पनिंग करना बोले तो एवरीडे बुक्स पढ़ते रहना, एवरीडे जो मॉर्निंग हैबिट्स, एक्सरसाइज करना, बॉडी का ध्यान रखना, सारे जितने भी हम प्रिंसिपल्स का बात करें, उसे टाइम टू टाइम देखना है। नहीं तो वो लकड़हार लकड़ी काट रहा है बार 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 बार, फिर उसका इफेक्टिवनेस कम हो जाएगा। तो हमेशा शार्पनिंग करना बहुत जरूरी है। ये सारे हैबिट्स को, ये 6 हैबिट्स को शार्पनिंग करते रहिए, एवरीडे एवरीडे एवरीडे। तो शार्पन द सॉ। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज सेशन। सो आप